नमस्कार सभी को। मैं हूं आर्किटेक्ट नवीश शर्मा और गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। वीडियोस बनाता हूं चीज़ों को शेयर करने के लिए जो आर्किटेक्चर और रियल एस्टेट से रिलेटेड हो। ये वीडियो अगेन बना रहा हूं स्टिल+4 वाले मैटर पर। सबसे पहले सभी को बधाइयां और तहे दिल से धन्यवाद हरियाणा सरकार का, बीजेपी सरकार का, कि उन्होंने एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर फैसला लिया और आज हरियाणा के अंदर इन्होंने स्टिल+4 को मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ राइडर्स के साथ में। और वो राइडर्स हैं जो ये पॉलिसी है जो निकल कर के आई है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जो कि सभी कंसर्न डिपार्टमेंट को उन्होंने भेजा है, चाहे वो हुड्डा हो, डीटीपी हो, एमसीजी हो, कि अब आप इसको इस तरीके से फॉलो करें। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझाना ज़रूरी है। काफ़ी कन्फ्यूज़न है अभी मार्केट में कि किस तरीके से होगा, क्योंकि राइडर जो इन्होंने जोड़े हैं स्टिल+4 अलाउ करने के बाद वो थोड़े अटपटे हैं। तो मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ बताना देरी ना करते हुए। सबसे पहले तो यह है कि स्टिल+4 जो अब है अलाउड हो गया सभी जगह हरियाणा के अंदर, चाहे वो हुड्डा के सेक्टर्स हो, चाहे वो डीटीपी की कॉलोनीज हों जितनी भी, चाहे अंसल है, वाटिका है, डीएलएफ है और दीनदयाल जो प्लॉट्स हैं सभी। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है जो पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2 है, इसको कैटेगराइज किया है दो जगह पे। जितना भी आप कह सकते हैं सेक्टर्स हैं या फिर जो भी हैं, दो कैटेगरीज में उनको लिया गया है। पहली कैटेगरी है जो कॉलोनीज ने अपना जो लेआउट सैंक्शन कराया है डिपार्टमेंट से, वो 18% पर प्लॉट पर कराया है। और दूसरी कैटेगरी है जिन सेक्टर्स का और कॉलोनीज का जो लेआउट है वो सैंक्शन है 13.5% पर प्लॉट पर। ये दो ही चीजें। अब आप देखिएगा, अब ये पर प्लॉट पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट कंसीडर करती है 4.5 लोग, पीपल ऑन 1 फ्लोर। तो 4.5 अगर आपकी कॉलोनी का जो लेआउट सैंक्शनड है वो 13.5% पर प्लॉट है, इसका मतलब है कि 4.5 एक फ्लोर का, तो 3 फ्लोर का 13.5 हो गया। वो 3 फ्लोर तक का उनको मंजूरी थी क्या बना सकते हैं। चौथा फ्लोर जब बनाते थे तो ईडीसी दे करके और एक्स्ट्रा बेनिफिट लेकर के हम उसको पहले पास कराया करते थे। लेकिन जिन लोगों ने 18 का पीपीए, पर्सन पर प्लॉट, पीपीपी आप इसको कह सकते हैं, पीपीए पर्सन पर एकड़ होता है, वो फिर नंबर ऑफ प्लॉट से मल्टीप्लाई होकर के आता है। जैसे एक कॉलोनाइजर ने मान के चल लीजिए उसके पास 10 एकड़ जमीन है और उसने 100 प्लॉट्स उसमें काटे हैं और 18 पीपीए लिया है, तो इसका मतलब है कि 100 प्लॉट्स इंटू में 18 मेंबर्स, तो 1800 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 180 पर्सन पर एकड़, ऐसा कुछ उसका पीपीए आ जाएगा। ये पर्सन पर प्लॉट है। तो ऐसी आप मान सकते हैं इस चीज को, जो 1000 अगर कॉलोनीज हैं हुड्डा के, तो किसी सेक्टर में भी 18 पीपीए नहीं है, 1 2 3 4 कुछ छोटे मोटे दीनदयाल, उन लोगों के पास 18 पीपीए, 18% पर प्लॉट होगा, तो वो एक कैटेगरी है। रेस्ट जो कैटेगरी है वो 13.5 पीपीए की, पीपीपी की, पर्सन पर प्लॉट की कैटेगरी है। अगर आपका प्लॉट 18% पर प्लॉट जो इनकी जोनिंग है, लेआउट पास कराया ऐसे कॉलोनाइजर में है, तो आप तसल्ली से पार्किंग+4 बनाइए। आपको किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, आप सीधा अपना लेआउट सैंक्शन कराइए और अपना मकान बनाना शुरू कीजिए। ये सीधी बात है, 18 पीपीपी वालों में ये है। हाँ, इसका इन्होंने ऐसा भी लिखा है थर्ड पॉइंट में कि ये लोग अभी अलग अलग, हुड्डा की वेबसाइट है, टीसीपी की वेबसाइट है, वहां पर थोड़ी देर में लिस्ट भी कर देंगे, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं कौन कौन से कॉलोनीज हैं ऐसी, कॉलोनाइजर्स हैं ऐसे जिन्होंने 18% पर प्लॉट सैंक्शन कराया है लेआउट। वहां पे आप लिस्ट देख सकते हैं उन कॉलोनीज की। उनमें आप अगर मकान खरीदना चाहते हैं या फिर प्लॉट खरीद करके बनाना चाहते हैं या फिर आपका एग्जिस्टिंग प्लॉट है, तो तसल्ली से आप पार्किंग+4 बना सकते हैं। तो 18% पर प्लॉट वाली बात यहाँ खत्म हो जाती है, जो पहला इनका ये वाला पॉइंट है नंबर 1। अब सारी बात होती है 13.5% पर प्लॉट के ऊपर। तो जो भी सेक्टर्स हैं हुड्डा के, जो भी कॉलोनाइजर्स हैं जो पुराने हैं, चाहे वो डीएलएफ है, चाहे वाटिका है, चाहे अंसल्स है, चाहे कोई भी है, यूनिटेक वगैरह, अनंतराज वगैरह, तमाम सारे लोग हैं जो वो 13.5 पे ही हैं, आप ऐसा मान करके चलिए। लिस्ट कुछ दिनों में फिर भी आ जाएगी आपके पास, जो वेबसाइट, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर वो डालेंगे 18% पर प्लॉट वालों की। तो इसमें जो सबसे पहला जो राइडर इन्होंने डाला है वो ये डाला है कि 13.5, मतलब अब उसको 18 को छोड़ देते हैं, 13.5 पीपीपी वाले जितनी कॉलोनीज हैं, जितने सेक्टर्स हैं, वहां पर आप पार्किंग+4 फ्लोर तभी बना सकते हैं जब आपका प्लॉट 10 मीटर रोड के ऊपर हो। एक चीज, तभी आप उसको अपना
स्ट्रीट प्लस 4 या फिर बेसमेंट पार्किंग प्लस 4 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब 10 मीटर से जितने भी छोटे रोड है, 9 मीटर है या फिर और भी है, वो सब नहीं बना सकते, कैसे भी नहीं बना सकते, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अब आपका 10 मीटर रोड पे है मकान, प्लॉट 12 पे है, 18 पे है, 24 पे है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर भी 2 कंडीशंस इन्होंने लगा दी है कि अब इसके बाद भी 2 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि आप पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो है इररिवोकेबल म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट विद ऑल एडजॉइनिंग प्लॉट ओनर्स, ये आपको लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट वो जिन्होंने स्ट्रीट प्लस 4 फ्लोर बनाया हुआ है बाजू में। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपका खाली प्लॉट है और इसके दोनों बाजू में पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाया हुआ है पड़ोसी ने, तो आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, आप नक्शा अप्लाई कीजिए और आप अपना पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाइए, एक ये बात है। लेकिन अगर एक तरफ स्ट्रीट प्लस 4 फ्लोर बनाया हुआ है और एक तरफ स्ट्रीट प्लस 4 फ्लोर नहीं बनाया हुआ है, कुछ भी छोटा बनाया हुआ है, चाहे स्ट्रीट प्लस 3 बनाया हुआ है, विला बनाया हुआ है, तो आपको स्ट्रीट प्लस 4 वाले से एनओसी नहीं लेनी है, लेकिन दूसरे वाले से जिसने छोटा बनाया हुआ है उससे एनओसी लेना अनिवार्य है। ये एक चीज इन्होंने ऐड करी है। अगर वो एनओसी आपको नहीं देता है, कोई भी व्यक्ति जो आपका लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर है, तो आपको उनसे 1.8 मीटर यानी 6 फीट का गैप बना करके बिल्डिंग बनानी होगी, उतना एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप बनाएंगे। यानी मान के चलिए आपका प्लॉट 10 मीटर वाइड है, तो 10 में से आपको 1.8 और 1.8 अगर दोनों पड़ोसी नहीं देते एनओसी आपको, तो आपको 3.6 मीटर छोड़ना पड़ेगा। बाकी जो बचेगा आपके पास 6.4 मीटर्स, उसके अंदर आप बिल्डिंग बना सकते हैं, और वो ऊपर तक आपको सभी फ्लोर्स पे खाली ही छोड़ना पड़ेगा, आप फिल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आई है। अगर आपको आपका जो पड़ोसी है वो नहीं देता है आपको परमिशन, एनओसी नहीं देता है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप पार्किंग प्लस 3 तक ही अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। हालांकि सरकार ये भी कहती है, इस पॉलिसी में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आपको परमिशन नहीं देता है और उसकी वजह से आपको 1.8 मीटर्स छोड़ करके मकान बनाना पड़ा, तो फ्यूचर में कभी वो व्यक्ति भी पार्किंग प्लस 4 मंजिल नहीं बना पाएगा, ये ऐसा इसमें मेंशन है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान करता है कि परमिशन नहीं दे रहा है, तो उसको ये ठोस तरीके से अपने मन में बात बैठानी पड़ेगी कि मैं इसको मना कर रहा हूं, तो मैं खुद भी कभी नहीं बना पाऊंगा। ये चीज़ यहाँ पर अब स्पष्ट होती है। इसमें बस एक चीज़ है जो समाज के अंदर थोड़ा सा जो गड़बड़ होगी, जिसकी वजह से कि कुछ जो पड़ोसी होते हैं, अगर कोई लालची व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है इस केस में, वो जब आप परमिशन उससे लेने जाएंगे कि मुझे स्ट्रीट प्लस 4 फ्लोर बनाने की परमिशन दे दें, तो वो आपसे पैसा मांग सकता है कि भाई मैं तो परमिशन तभी दूंगा जब आप मुझे 25 लाख रुपए दोगे। तो ये चीज़ अभी बहुत चलेगी मार्केट में और चलना चालू हो भी गई होगी। तो इस चीज़ पर सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए था कि ऐसी समस्याएं समाज में ना फैलें, क्योंकि टोटल डिस्प्यूट और एक तरह से फिरौती, एक तरह से अवैध वसूली वाली चीज़ें फैलेंगी, और ऐसा लोगों ने करना चालू कर भी दिया होगा। तो आप ना चाहते भी उसको पैसा देंगे, पैसा दे करके आप उसको 25 लाख रुपए की उसने डिमांड करी, मैं तभी बनाने दूंगा जब आप मुझे 25 लाख रुपए देंगे। आपने उसको 25 लाख रुपए दिया और आपने अपना बिल्डिंग जो है सैंक्शन कराई पार्किंग प्लस 4, और आपने बिल्डिंग पार्किंग प्लस 4 बना ली। अब कमाल की बात यह है कि अब उसको जब बनाना है पार्किंग प्लस 4, तो उसको आपसे एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए हो गए वो पड़ोसी जिसने पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाया हुआ है, जिससे एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी लोग करेंगे, पहले पैसा ले लेंगे, उसके बाद फिर जब बन जाएगा पार्किंग प्लस 4, उसके बाद तसल्ली से बनाएंगे और उसको उससे एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये इसका लूप होल है, ये आप लोग एनकाउंटर करेंगे इसको जब आपका समय आएगा बिल्डिंग बनाने का। तो ये बात इसमें लिखी है कि आपको 2 चीज़ करनी होगी, या तो 6 फीट छोड़ना होगा 1.8 मीटर्स या फिर आपको एनओसी लेनी पड़ेगी पड़ोसी से कि वो आपको आज्ञा दे कि आप पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बना पाएं। ये 2 बात इसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद क्या है, एक चीज इसमें और लिखी हुई है कि सच म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट एज मेंशन सीरियल नंबर 2 शैल बी ऑब्टेन्ड इन 2 स्टेजेस। अच्छा, इसमें भी खास बात है, एक स्टेज में नहीं लेना है, ये भी एक पेचीदा राइडर है। आपको सबसे पहले इसमें लिखा है कि ये 2 स्टेज के अंदर आपको एनओसी लेनी है पड़ोसी से। क्या होगा, सबसे पहले तो आप एनओसी लेंगे पड़ोसी से, वो एनओसी लेकर के आप अथॉरिटी में अप्लाई करेंगे नक्शा पास करने के लिए। ये हुई एक विधि कि आपको पड़ोसी ने एनओसी दे दी। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है कि कंफर्मेशन ऑफ सच कंसेंट बाय द बिल्डिंग प्लान अप्रूविंग अथॉरिटी बिफोर अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान। अब बिल्डिंग प्लान अप्रूवल अथॉरिटी भी नक्शा पास नहीं कर देगी आपका, आप अगर एनओसी लेकर के आए उनके पास, वो पड़ोसी से पूछेगी पहले
उसकी कंफर्मेशन लेगी, कंसेंट लेगी कि आपने इनको एनओसी दी है। तो जो लोग अगर ऐसा दिमाग में कुछ चला करके चल रहे हैं कि वो एनओसी बनाएंगे, पड़ोसी की साइन लगा देंगे, उनका काम चल जाएगा, तो ऐसा ना करिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वापस पूछने वाला है उसी पड़ोसी से कि आपने एनओसी क्या इनको दी है। वो हाँ करेंगे, हाँ जी हमने दी है, तब जाकर के आपका काम बनेगा। तो एनओसी लेने में भी दो स्टेप्स हैं, पहली एनओसी ली और दूसरा कंफर्मेशन डिपार्टमेंट लेगा पड़ोसी से। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ये इसका एक पॉइंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं। पर शुक्र है कि इन्होंने जो रेट बढ़ाए हैं वो 250 स्क्वायर मीटर यानी 300 गज से ऊपर की जो बिल्डिंग्स हैं उनके परचेसेबल एफआर के रेट्स बढ़ा दिए हैं। एफआर वही है 2.4%, जो हमारे 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर के प्लॉट्स है। जो नीचे हैं 250 स्क्वायर मीटर से, उसका एफआर वही 264% है। ग्राउंड कवरेज भी 250 स्क्वायर मीटर से जो नीचे प्लॉट है आज भी 75% है, और 250 स्क्वायर मीटर से ऊपर के जो प्लॉट्स हैं आज भी उसका एफआर 240 ही है। लेकिन 250 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं, उससे ऊपर जो प्लॉट्स हैं, उनका सबका एफआर का प्राइस किसी का 20%, 25% ऐसा इन्होंने बढ़ा दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो पहले 350 गज के जो होते थे प्लॉट्स, उनका 3770 रुपये परचेजेबल एफआर पर स्क्वायर मीटर पे किया जाता था। अब वो चीज़ 4500 रुपये पर स्क्वायर मीटर कर दिया, यानी करीब करीब 800 रुपया बढ़ा दिया है उसमें। 800 से छोटा कम 770 रुपये समथिंग उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये चीज़ इसमें हुई है, परचेजेबल एफआर के प्राइजेस बढ़ गए हैं। अब ये है कि एक चीज़ इन्होंने और भी लिखी है इसमें, जो हुड्डा के ऑक्शन प्लॉट थे जिसमें एफआर हुड्डा ने पहले ही आपको दे दिया था, एचएसबीपी ने, तो उन लोगों के लिए इन्होंने एक और स्पेशल स्कीम निकाली है। अब ये कहता है कि कोई व्यक्ति का मकान अगर 9 मीटर रोड पर है और वो नहीं बना सकता है, इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं ले सकता है पार्किंग प्लस 4 का, तो वो एचएसबीपी में अप्लाई करे कि उसका जो एफआर है वो सिर्फ इतना ही अचीव कर सकता है, और जो बैलेंस एफआर है उसको एचएसबीपी आपको लौटाएगी। कैसे लौटाएगी? आप एप्लीकेशन देंगे कि मैं सिर्फ 1.9% एफआर अचीव कर पा रहा हूँ, मैंने खरीदा था आप लोगों से 2.4, तो जो 5% है वो 5% वापस दिया जाए। जिस दिन आप ये एप्लीकेशन डालेंगे उस दिन से 90 दिन का या फिर कुछ ऐसा इन्होंने समय लिखा हुआ है, तब तक इन्होंने आपको वापस करना है। नहीं दिया तो 8% का ये आपको इंटरेस्ट भी उसके ऊपर देंगे, जब भी देंगे एक्सीडेड टाइम के ऊपर। एक तो इन्होंने ये किया है। दूसरा, आप सीधा बना सकते हैं अगर आप उसी के अंदर फॉलो होते हैं। अगर अच्छा, ये भी चीज़ है, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं, सीधा कहता है जी मुझे प्लॉट ही नहीं चाहिए, मैंने जो सोचा था वो पूरा ही नहीं हुआ, मैं प्लॉट ही नहीं लेता हुड्डा से, तो ये प्लॉट भी वापस आपसे ले लेंगे। जो ऑक्शन अमाउंट था, अगेन आप अप्लाई कीजिए कि मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस दिया जाए, तो जो ऑक्शन अमाउंट था वो आपको ये वापस दे देंगे, जो इन्होंने समय अपना सीमा इसमें बनाई है। नहीं दे पाते तो अगेन 60 डेज़ के बाद आपको वही 8% इंटरेस्ट के साथ बाद में दे देंगे। तो ये इन्होंने उन लोगों के लिए स्कीम बनाई है जिनका हुड्डा का ऑक्शन प्लॉट था, तो एफआर नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो एफआर वापस लीजिए। ये है, अगर आप प्लॉट ही नहीं लेना चाहते तो प्लॉट का पैसा ले लीजिए, दोनों काम आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये चीज़ है। इसके बाद आती है एक और पॉइंट, जो इनका 5 नंबर का पॉइंट है इनकी पॉलिसी का, रिस्ट्रिक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन वॉल एंड बेसमेंट। यहाँ थोड़ा सा फंसाया है। क्या है, ये बात करते हैं फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट्स कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 1 एंड अबाउ। सीरियल नंबर 1 यानी जो 18 पीपी वाला है, वहां आप कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन वॉल एंड बेसमेंट शैल बी अलाउड बनाइए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्टली इन कंफॉर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ हरियाणा बिल्डिंग कोड। यानी ये कहते हैं अगर 18 पीपीए के ऊपर आपका बिल्डिंग लेआउट पास है आपके कॉलोनाइजर का, तो आप तसल्ली से बेसमेंट भी बनाइए, कॉमन वॉल भी बनाइए, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात समाप्त हो जाती है। अब आती है रेजिडेंशियल प्लॉट्स कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 2 यानी 13.5 जो पीपी पर्सन पर प्लॉट था, उनके लिए काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। ये कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट स्टोरी एंड ट्रांसफर ऑफ लोड ऑन टू कॉमन वॉल शैल नॉट बी अलाउड ऑन प्लॉट्स वेयर S+4 कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। जहां पर S+4 कंस्ट्रक्शन आपको परमिशन मिल गई, पड़ोसी से आपने एनओसी ले लिया, फिर दोनों पड़ोसी 4-4 मंजिले आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, तब भी आप कॉमन वॉल नहीं बना सकते, ना ही आप अब बेसमेंट बना सकते हैं। ये है, ये इन्होंने स्ट्रिक्टली इस चीज़ को बोल दिया है। अगर आप पार्किंग प्लस 4 बना रहे हैं तो आपको बेसमेंट बनाने का और आपको जो कॉमन वॉल बनाने का आपको नहीं दिया जाएगा परमिशन। लेकिन इसमें साथ में ये लिखा हुआ है कि आपके पड़ोसी आपको एग्री कर जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट पे कि भाई आप बेसमेंट बना लो और कॉमन वॉल बना लो, तो आप बना सकते हैं। ये इसमें पहले नंबर पॉइंट पे इन्होंने लिखा है कि
वैसे अलाउड नहीं है, पर पड़ोसी अगर मान जाता है तो फिर भी बना सकते हैं बेसमेंट, ये इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट स्टोरी शेल इन नो केस बी परमिटेड ऑन प्लॉट्स लेस देन 10 मीटर विड्थ एंड 250 स्क्वायर मीटर एरिया, ये इन्होंने साथ में ऐड कर दिया। आपका प्लॉट चौड़ा होना चाहिए 10 मीटर या उससे ज़्यादा, या 250 मीटर का आपका प्लॉट का साइज होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, तब ही आप बेसमेंट बना सकते हैं। बेसमेंट के लिए इन्होंने साफ साफ ये बात लिख दी है। तो अगर आपको पड़ोसी मान भी जाता है, कंसेंट दे भी देता है, यार कोई बात नहीं बेसमेंट बना लो, और आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर से कम है या फिर 10 मीटर की चौड़ाई से कम है, तो भी आप बेसमेंट नहीं बना सकते। वो वहीं पे बना सकते हैं जहाँ पर आपका ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट से ऊपर निकल जाते हैं, 10 मीटर से चौड़ा हो प्लस 250 स्क्वायर मीटर से बड़ा हो प्लेट, तब आप बेसमेंट बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको उसकी जो है परमिशन पड़ोसी की लेनी पड़ेगी। अगर आपका प्लॉट 250 नहीं 300 स्क्वायर मीटर है और 10 मीटर नहीं 12 मीटर है, तो भी आप जब तक वो कंसेंट नहीं देगा पड़ोसी, तब तक आप बेसमेंट नहीं बना सकते। ये इन्होंने बेसमेंट के लिए बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक छोटी कंफ्यूजन आती है। वो छोटी कंफ्यूजन ये आती है कि ऊपर तो ये बात तो कर रहे हैं पार्किंग प्लस 4 की, और साथ में उसी के नीचे इन्होंने एक चीज डाली है कि प्रोवाइडेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट स्टोरी शैल इन नो केस परमिटेड ऑन प्लॉट्स लेस देन 10 मीटर और 250 स्क्वायर मीटर। तो इसको क्या समझा जाए, ये क्लैरिफिकेशन अभी हमें क्लैरिटी जो है डिपार्टमेंट से लेनी है कि ये 10 मीटर और 250 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट साइज लिखा है, क्या ये सब पे लागू है या सिर्फ स्टिल्ट प्लस 4 जो बनाना चाहता है उसी पे लागू है। अगर कोई आदमी पार्किंग प्लस 3 बनाना चाहता है तो क्या वो बेसमेंट नहीं बना सकता? ये इससे ऐसे ही कुछ समझ में आता है। तो थोड़ी कंफ्यूजिंग ये स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो इसको क्लैरिफिकेशन इसका लेकर के मालूम चल सकता है कि बेसमेंट क्या सबके लिए खत्म कर दिया या फिर पार्किंग प्लस 4 लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है जो व्यक्ति पार्किंग प्लस 4 बनाना चाहता है, ये वाली जो बात है वो सिर्फ उसी के लिए है। 10 मीटर विड्थ और 250 स्क्वायर मीटर से उसका प्लॉट बड़ा होना चाहिए, तब वो पार्किंग प्लस 4 के साथ बेसमेंट बना सकता है। लेकिन अगर वो पार्किंग प्लस 4 नहीं बना रहा है, पार्किंग प्लस 3 बना रहा है, पार्किंग प्लस 2 बना रहा है, तो वो कहीं भी किसी भी प्लॉट साइज में बेसमेंट बना सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी छोटे प्लॉट साइज हैं 100, 200, 250 गज के जितने भी साइज हैं, वो लोग कोई अपना सिर्फ ग्राउंड और बेसमेंट बनाना चाहता है कोई, या फिर कुछ भी विला बनाना चाहता है उसमें बेसमेंट बनाना चाहता है, उससे सरकार को क्या तकलीफ हो सकती है। बेसमेंट का पार्किंग प्लस स्ट्रीट से एक बार को हो सकता है कि भाई हाइट जा रही है, लोड जा रहा है, लेकिन छोटे हाउसेज जो हैं 1, 2 मंजिल 3 मंजिल, उनको बेसमेंट बनाना मना कर देना, ये थोड़ी गड़बड़ बात है। क्योंकि देखिए जो 9 मीटर के ऊपर जिनका मकान होगा या फिर जिनको पड़ोसी जो है वो एनओसी नहीं देंगे, उन लोगों के पास कोई और उपाय नहीं है बेसमेंट बनाने के अलावा, या फिर बेसमेंट आप अपनी सुविधा के अनुसार भी बनाते हैं, तो वो लोगों को बेसमेंट बनाने दिया जाना चाहिए, और शायद ऐसा ही होगा। इसकी क्लैरिटी अभी लेना बाकी है। ये बेसमेंट और कॉमन वॉल की बात थी। उसके बाद इसमें छठे पॉइंट में लिखा है कि करीब करीब 1178 करोड़ रुपए इन्होंने पीडीआर यानी परचेजेबल एफआर में इन्होंने इकट्ठे किए थे अलग अलग कॉलोनाइजर्स ने, और 690 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। टोटल मिलाकर के करीब करीब 1800 करोड़ रुपए जैसा इनके पास है, जो ये कहती है कि अलग अलग डिपार्टमेंटों को दिया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। ये चीज़ इसमें आगे लिखी हुई है। इसके बाद आता है एक और 7वां पॉइंट इनका। 7th पॉइंट में ये बोलते हैं कि हर डिपार्टमेंट, हुड्डा हो चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, वहाँ पर एक पोर्टल बनेगा, सेटिंग अप ए पोर्टल ऑफ स्टेट प्लस 4 के लिए। उस पोर्टल में आप स्पेशली जो स्टेट प्लस 4 केसेस हैं वो उनको हैंडल करने के लिए बनेगा। एक अलग ही एक तरह से डिपार्टमेंट का एक स्पेशल पोर्टल बन गया। तो जब आप अप्लाई करेंगे स्टेट प्लस 4 के लिए, तो वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको परमिशन दी जाएगी। अब उसमें वो क्या कहता है, वो ये कहता है रिसिप्ट एंड अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स इन केस एनी एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी एलिजिबल फॉर S+4 फ्लोर्स बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, द एप्लीकेशन डिटेल्स शैल बी अपलोडेड ऑन द रिस्पेक्टिव होप पास पोर्टल। तो अगर आपकी जो आप अप्लाई कर रहे हैं एनओसी के साथ में, उनको चेक करते हैं, अगर लगता है कि हाँ जी ये ट्रू है बिल्कुल, तो उसको अपलोड कर देंगे आपके होप पास के पोर्टल पे, और उसको आपको सैंक्शन करके मैप दे देंगे। उसमें ये है। उसके लिए इन्होंने ग्रीवेंस रिडर्सल भी बनाया है, जिसमें वो अगर डीटीपी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिस है तो वहाँ पे डीटीपी जो है वो उसके हेड होंगे, अगर एस्टेट ऑफिस है तो एस्टेट ऑफिसर जो है उसके हेड होंगे। वहाँ पर जितनी भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं, पड़ोसी ने एनओसी दी फिर मना कर रहा है, नहीं दे रहा है, या फिर कुछ भी ऐसी जो चीज़ें हैं, क्रैक आ गया बिल्डिंग में, आप बना रहे हैं तब भी कुछ डैमेजेस हो गए, तो वो सारी चीज़ें वो बैठ करके उसके अंदर ग्रीवेंस रिडर्सल जो उनकी कमेटी है वो वहाँ पर उसको सुलटाएंगे।
क्या क्या करेंगे? द GRC ग्रीवेंस रिहर्सल समथिंग कुछ होगा इनका, इन TCP डिपार्टमेंट शैल बी कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DTP, ठीक बात है, और वहाँ पे एस्टेट ऑफिसर बनेगा। द GRC शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग ऑल कंप्लेंट्स ऑफ प्लॉट ओनर्स प्राइमरली pertaining to structural damages and infrastructural issue raised with regard to स्टिल्ट प्लस 4। स्टिल्ट प्लस 4 की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, पड़ोसी जाता है कहता है मेरे बिल्डिंग में क्रैक आ गया, या फिर सीपेज आ गई, या फिर और भी किसी तरीके की जो समस्या है, वो कंप्लेंट करेगा यहाँ पर, ये उसको किसी तरीके से सुलटाएंगे। अगर पैसा देना बनता है तो उसका पैसे का समाधान करके पैसे दिलाएंगे। उनकी जो टाइम लिमिट रखी हुई है 15 दिन रखी है, 15 दिन बाद अगर वो नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट अपीलेंट जो अथॉरिटी है DC के पास चला जाएगा। मतलब ये उन केसेस को सुलझाने के लिए इन्होंने अपनी एक ग्रीवेंस बनाई है। एनफोर्समेंट है, फिर उसको जाकर के जिस तरीके से एनफोर्स करके वो लोग ठीक करते हैं उसको, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। इसके बाद आ गया है 8वां पॉइंट, जिसमें कहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनक्लोजिंग ऑफ स्टिल्ट एरिया। ये इन्होंने एक स्पेशली मेंशन करके दिया है इसके अंदर, ना जाने क्यों, लेकिन इसका भी महत्व है। ये कहते हैं कि अब ये स्ट्रिक्टली इस चीज़ को चेक करेंगे कि कोई व्यक्ति पार्किंग को कवर तो नहीं कर रहा है, जैसा जनरली लोग कर लेते थे। पार्किंग फ्लोर के अंदर 1 BHK 2 BHK कोई ऑफिस बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जनरली कवर कर लेते थे। तो उस चीज़ के ऊपर ये निगाह रखेंगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो तुरंत आपका OC कैंसिल कर देंगे। इन्होंने सिर्फ इतनी बात इस चीज़ के लिए लिखी है। ये है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनक्लोजिंग ऑफ स्टिल्ट एरिया। इसके बाद 9th पॉइंट जो इनका आता है वो है कंपोजिशन पॉलिसी फॉर सच केसेस वेयर कंस्ट्रक्शन हैज बीन रेज्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स फॉर पार्किंग प्लस 4। ये वो चीज़ हैं जो 58 केसेस कुछ दिनों पहले आपने अखबार में देखे होंगे, जिन्होंने पार्किंग प्लस 4 का नक्शा पास नहीं कराया था लेकिन मौके पे बना लिया था और OC भी ले लिया था। ये वो लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया। उन लोगों को इसमें छूट दी गई है, बहुत बढ़िया छूट दी गई है। वो जो लोग हैं वो जाकर के अथॉरिटी में कंपोजिशन के लिए यानी कंपाउंड करने के लिए अपना अप्लाई करेंगे। उसके बाद अथॉरिटी जो है वो इसको देखेगी कि उनकी किसी ने कंप्लेंट तो नहीं करी थी जब वो इसको बना रहे थे 4थे फ्लोर को। अगर आस पड़ोस ने किसी ने उनकी कंप्लेंट नहीं की होगी तो 90 दिन तक वेट करके जो है उनको 10 टाइम्स कंपोजिशन फीस जो होती है वो लेकर के, कंपाउंडिंग यानी एक फीस का नाम होता है, उस फीस का नाम है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें मेंशन होगा, कंस्ट्रक्शन रेज्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स एंड द कंस्ट्रक्शन कंफर्म्स टू द प्रोविजन ऑफ HBC। यानी मकान बना लिया बिना नक्शा पास कराए लेकिन फिर भी सही बनाया है, बाइलॉज के अनुसार बनाया है, नियमों के अनुसार बनाया है, नक्शा नहीं पास कराया था, तो उसकी जो फीस होती है 200 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। वो देख करके कि 1 फ्लोर बनाया है फिर 2 फ्लोर बनाया, जितना बनाया मल्टीप्लाइड बाई 10 टाइम्स, यानी मान के चलिए 1000 स्क्वायर मीटर आपने जो 4th फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिया बिना नक्शा पास कराए तो उसकी 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर की फीस है। 200 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यानी 20,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 10 टाइम्स, 10 गुना की उनके ऊपर पेनल्टी है। 2 लाख रुपए उनसे लेकर के उसको OC दे दिया जाएगा। यहाँ पर ये उनके लिए प्रोविजन है, तो वो लोग बच गए। अभी उनका तोड़ने का प्रोग्राम चल रहा था कि उनको एनफोर्समेंट तोड़ेगी, वापस लाएगी, अब उनको ये छूट दे दी है। ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए। तो जो 58 केसेज हैं या फिर और भी कोई ऐसे केसेज हैं वो अब जा करके 58 ही नहीं, अगर और भी कुछ ऐसे केसेज हैं जो इसको सुन करके पढ़ के लग रहा है तो कुछ और भी अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर लिया है, 4था फ्लोर डाल दिया है, तो आप जाकर के एक एप्लीकेशन लेकर के जाकर के कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे वो DTP हो चाहे हुड्डा हो, वहाँ जाकर के आप अप्लाई कर दे कि जी मुझसे भी 4था फ्लोर डल गया था और मेरी भी रिक्वेस्ट ले ली जाए कि मैं 10 गुना पेनल्टी दे करके OC लेना चाहता हूँ, तो आपकी भी कार्रवाई इसी के अंदर आ जाएगी। 90 दिन का इन्होंने 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस उन्होंने लिखा है, सब्जेक्ट टू रिकवरी ऑफ कंपोजिशन चार्ज, 90 दिन के अंदर अंदर आपको वो दे देंगे OC। तो वहाँ पर ये इन्होंने ये रखा हुआ है। यहाँ जाकर के ये चीज़ समाप्त हो जाती है, जो पूरा लेटर है। 4-5 इसके अंदर पॉइंट्स थे। तो समरी ये है कि पार्किंग प्लस 4 तो खुल गया, लेकिन अब चीज़ ये समझ में आती है कि पड़ोसी से NOC लेना बहुत भारी है, इसकी वजह से समस्याएं होने वाली हैं। एक बड़ी समस्या जो इसके अंदर है वो ये है कि ये नहीं बताया गया है कि खाली प्लॉट जो है, अगर आपका प्लॉट है उसके दोनों तरफ खाली प्लॉट है तो उस खाली प्लॉट वाले व्यक्ति से हमें NOC लेने की ज़रूरत है या नहीं है, इसकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी रिक्वायर है। क्योंकि अगर दोनों तरफ खाली प्लॉट है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आदमी बना सकता है और उसका एड्रेस मिलना, उसका संपर्क मिलना नामुमकिन है।
क्योंकि किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई है किसी कॉलोनाइजर में, डीएलएफ में, अब वो व्यक्ति यूएस में है, लंदन में है, जीवित है, नहीं जीवित है, उसने रजिस्ट्री तो करा ली, रजिस्ट्री के बाद फिर रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद उसने वो म्यूटेशन नहीं कराई है, तो उसका तो आपको पता जाकर के तहसील में भी नहीं लग सकता, और अगर लग भी जाए तो अथॉरिटीज़ ऐसे जाके किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन वैसे भी नहीं देती हैं, दे भी देती है तो मोबाइल नंबर गलत लगा हुआ है, स्विच ऑफ जाता है, या फिर मिलाते हैं तो किसी डीलर के पास मिलता है, तमाम ऐसी चीज़ें। तो पड़ोसी का मिलना काफ़ी केसेस में एक तरह से नामुमकिन है। तो इस चीज़ के देखते हुए खाली पड़ोसी को इस लिस्ट से हटा देना चाहिए, सिर्फ उसी पड़ोसी से एनओसी लेनी चाहिए जो पार्किंग प्लस 4 से कम बना हुआ है, तो वो इस चीज़ के अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए। एक तो ये बड़ी मुश्किल है, दूसरा क्लैरिटी चाहिए कि 250 स्क्वायर मीटर और जो 10 मीटर विड्थ के बारे में जो बेसमेंट की बात कही है, उसको स्पेशल उनको क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये बात सिर्फ और सिर्फ पार्किंग प्लस 4 जो लोग बनाना चाहते हैं मंजिल, उनके लिए लागू है, और बाकी तो प्लॉट ओनर्स हैं, चाहे छोटा प्लॉट है बड़ा प्लॉट है, बेसमेंट तो बना ही सकता है। ये है तमाम सारी चीज़ ये है। पर फाइनली अब यह है कि लोग जो फंसे हुए थे वो अपना काम कर पाएंगे। पड़ोसी से एनओसी लेनी है जी, थोड़ा प्यारे तरीके से जाके बातचीत करके आप ले सकते हैं एनओसी। पड़ोसी एनओसी नहीं दे रहा है तो जाकर के डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं कि जी वो एनओसी नहीं दे रहा है, जबकि उसको एनओसी दे देनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है, जैसे मान के चलिए किसी ने पार्किंग प्लस 3 फ्लोर बनाया हुआ है, तो पार्किंग प्लस 3 फ्लोर बना रखा है, उसने नया मकान बनाया है, फाउंडेशन उसकी वाकई में स्ट्रॉन्ग है उस तरीके की, फिर भी नहीं दे रहा है, तो आप जाकर के डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं। डिपार्टमेंट जो इन्होंने ग्रीवेंस रिडर्सल बनाया है उस पर हो सकता है इस चीज़ में कुछ मदद करे। तो ये है। तो फाइनली वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा और क्लैरिटी हुई होगी। जो लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है या फिर पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देने से उनकी हेल्प हो जाती है, वो समझ पाते हैं, बेसिक क्लैरिटी आ जाती है। तो पार्किंग प्लस 4 खोलने की दोबारा से आप लोगों को सबको बधाइयाँ और धन्यवाद अगेन सरकार को, बीजेपी सरकार को हमारी आवाज़ सुनने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।